नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। रुक करेंगे खबरों की ओर। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत केजरीवाल के घर का घेराव करेंगे। लेकिन क्यों, बता रहे हमारे सहयोगी अजय चौहान। कि दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव है, तो वही एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि 20 तारीख को जो सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत हैं और उनके साथ जो कई संगठन है वो अरविंद केजरीवाल का घर का घेराव करेंगे। यानी कि उन्होंने साफ साफ कहा है, अगर अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले उन सफाई कर्मचारियों की डीटीसी और जो वर्कर्स हैं या फिर एमटी की बात करें, कहीं ऐसे मुद्दे उठाए और किसानों के मुद्दे की बात उठाई, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज और उनके अंदर जो कई संगठन मौजूद थे। बता दें कि इससे पहले 10 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम में काफी संख्या में लोग मौजूद थे। वहां से ऐलान किया था अरविंद केजरीवाल की जो बातें हैं वो पूरे नहीं हुए, तो हम 20 तारीख को यानी कि मंडी हाउस से लेकर के 5 फिरोसा रोड तक यानी उनके आवास तक एक कैंडल मार्च के साथ साथ बता दें पद यात्रा, महिलाएं, बच्चे सब मौजूद रहेंगे और अरविंद केजरीवाल का मुंह काला करने की भी बात कही है। यानी कि पुतले के साथ चलेंगे और उनका भव्य स्वागत यानी कि मुंह काला कर करके आएंगे। अब देखना ये होगा कि आखिरकार दिल्ली सरकार में मौजूदा जो सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन है वो खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सामने खड़े हैं, लेकिन उनके साथ कई और। तो संभल बवाल पर सपा नेताओं की आरोपियों से मुलाकात करवाना जेल अफसरों को भारी पड़ गया है। क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आसिफ। संभल बवाल के आरोपियों की सपा नेताओं से मुलाकात कराना जेल अफसरों पर अब भारी पड़ रहा है। डीआईजी की रिपोर्ट पर जेल अधीक्षक को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इसके पहले जेलर और डिप्टी जेलर पर गाज गिरी थी। दरअसल बीते 2 दिसंबर को समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन और अन्य सपा नेताओं की मुरादाबाद जेल में मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बारे में यह कहा गया कि जेल अफसरों ने इन सपा नेताओं की मुलाकात कायदे और कानून को दरकिनार करते हुए कराई थी। इस मामले को योगी सरकार ने संज्ञान लिया और मामले की जांच डीआईजी जेल को सौंपी गई। डीआईजी तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर दिल्ली से है, जहां वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा सहित केरल के विपक्षी सांसदों ने वायनाड में भूस्खलन प्रभावित लोगों के लिए वित्तीय सहायता की मांग करते हुए संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी देना हमारे सहयोगी अजय चौहान। कि दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव है, तो वही एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि 20 तारीख को जो सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत हैं और उनके साथ जो कई संगठन है वो अरविंद केजरीवाल का घर का घेराव करेंगे। यानी कि उन्होंने साफ साफ कहा है, अगर अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले उन सफाई कर्मचारियों की डीटीसी और जो वर्कर्स हैं या फिर एमटी की बात करें, कहीं ऐसे मुद्दे उठाए और किसानों के मुद्दे की बात उठाई, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज और उनके अंदर जो कई संगठन मौजूद थे। बता दें कि इससे पहले 10 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम में काफी संख्या में लोग मौजूद थे। वहां से ऐलान किया था अरविंद केजरीवाल की जो बातें हैं वो पूरे नहीं हुए, तो हम 20 तारीख को यानी कि मंडी हाउस से लेकर के 5 फिरोसा रोड तक यानी उनके आवास तक एक कैंडल मार्च के साथ साथ बता दें पद यात्रा, महिलाएं, बच्चे सब मौजूद रहेंगे और अरविंद केजरीवाल का मुंह काला करने की भी बात कही है। यानी कि तो अगली खबर आगरा से है, जहां योगी की पुलिस का अपराधियों के खिलाफ लंगड़ा ऑपरेशन जारी किया गया है। क्या कुछ हुई है कार्रवाई इस ऑपरेशन के तहत, बता रहे हमारे सहयोगी जीशान अहमद। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यूपी पुलिस अपराधियों पर लंगड़ा ऑपरेशन चला रही है। वहीं आपको बता दें कि जनपद आगरा में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई। दरअसल पूरा मामला आगरा के थाना शमशाबाद क्षेत्र का है, जहां पर सोसाइटी के सचिव के साथ 2 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। 2,70,000 रुपये की सचिव के साथ लूट की घटना की थी, जिसके बाद आगरा पुलिस कमिश्नर के निर्देश में कई टीमों का गठन किया गया। पुलिस लगातार उन बदमाशों की तलाश कर रही थी। बीती रात को बदमाश और आगरा पुलिस एसओजी सर्विलांस की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। वहीं बदमाश
देहरादून में आज आईएमए में परेड करवाई गई और जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिग्डल शामिल हुए। क्या कुछ था पूरा कार्यक्रम, बता रहे हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। भूमि के साथ साथ वीर भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति सेना में सेवा जरूर देता है। और वहीं देखिएगा कि आज राजधानी देहरादून के एकेडमी है उसमें जो परेड कराई गई है, उसमें कहीं ना कहीं 491 जो जानबाज हैं वो आज देश की सेवा के लिए समर्पित किए गए हैं और जिनमें से 356 भारतीय सेना में कहीं ना कहीं अपनी सेवा देंगे, तो वहीं 35 जो जानबाज हैं वो अन्य देशों की जो पड़ोसी देश हैं उनमें सेवा देते हुए नजर आएंगे। और वहीं देखिएगा कि लगातार कहा जाता है कि उत्तराखंड में प्रत्येक परिवार से कहीं ना कहीं एक व्यक्ति सेना में होता है, तो वो कहीं ना कहीं आज सच साबित होता हुआ नजर आया है, क्योंकि देखिएगा कि उत्तराखंड से भी काफी जानबाज आज सेना में भर्ती हुए हैं और सभी लेफ्टिनेंट के पद पर कहीं ना कहीं वो सेवा देते हुए नजर आएंगे। वहीं आज की जो परेड की सलामी थी वो परेड की सलामी नेपाल के जो सेना प्रमुख हैं अशोक राज, उन्होंने वो सलामी ली है और इस सलामी के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं जानबाजों को जो देश के लिए सेवा करने का जो भाव है, मूल मंत्र है, वो भी उनको दिया है। और इसके साथ ही आप देखेगा कि जो खुशी की बात यदि हम करें तो कहीं ना कहीं आज जानबाजों में। तो खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन को निर्देशित करते हुए कहा कि अधिकारियों को गांव का प्रवास कार्यक्रम करना चाहिए। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, बता रहे हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। प्रदेश में एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद प्रवास कार्यक्रमों के दौरान रात्रि प्रवास करने का कार्यक्रम उठाया था ताकि जनता के बीच सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया जा सके। तब दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के निर्देश पर अपर सचिव स्तर के अधिकारियों को भी ब्लॉक स्तर पर जाने के लिए कहा गया है। इस दौरान अधिकारी रात्रि प्रवास भी करेंगे, जनता से संवाद भी करेंगे और जो योजनाएं धरातल पर ये कह सकते हैं विकास की जो योजनाएं संचालित हो रही है उनके धरातल पर जो फीडबैक है उसको लेने का काम वहां पर किया जाएगा। ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब सीधे तौर पर जनता और अधिकारियों के बीच जो अक्सर संवादहीनता कम देखने को मिलती है उसको भी समाप्त करना चाहते हैं। साथ ही अधिकारियों के माध्यम से जो सरकार की जो योजना है उन योजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं। कोशिश यही है कि विकास की योजनाओं का 100% लाभ जनता को मिल सके और धरातल पर उन योजनाओं की वस्तु स्थिति का सही आकलन किया जा सके, ताकि सरकार के पास जो उम्मीद है कि विकास की जो नई योजना बननी है या जो आगामी किस रूप में सरकार को आगे बढ़ना उसका खाका तैयार हो सके। तो कोशिश यही है, अब देखना यही होगा कि जैसे ही अधिकारी पहुंचेंगे तो अपनी रिपोर्टों में किस आधार लिखने का काम करेंगे, क्या कुछ प्रस्तुति विकास की योजनाओं की निकल कर आ पाती है। कैमरामैन तो खबर लखनऊ से है, जहां नगर निगम लेखपाल राजू सोनी को रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। क्या कुछ पूरी खबर, मामला क्या है, विस्तार पूर्वक बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आमान। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से नगर निगम चर्चाओं में आता नजर आ रहा है। नगर निगम के लेखपाल 1 लाख रुपए की रिश्वत लेके रंगे हाथों पकड़े गए। जी हाँ, पूरा मामला राजधानी लखनऊ से नगर निगम से जुड़ा है। हालांकि ये कोई पहला मामला नगर निगम का नहीं है, इससे पहले भी कई लोग रिश्वत लेते जिनकी वीडियो वायरल हुई थी और वो रिश्वत के इल्जाम में उनको सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं ये ताजा मामला राजधानी लखनऊ के गोमती नगर से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां पे विराट मार्केट के पास लेखपाल ने पीड़ित को बुलवाया था और रिश्वत लेके उसको जब वहां पे वो पीड़ित पहुंचा है तो उसने 1 लाख रुपया लेखपाल के हाथ में दिया, जिसके बाद से एंटी करप्शन टीम ने उसको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरा मामला पीड़ित परसमेश का बताया जा रहा है, जिसमें एक जमीन की पैमाइश को लेकर नगर निगम के लेखपाल से परसमेश ने बात की थी और अपनी जमीन की पैमाइश को लेकर कहा था, जिसमें परसमेश कुमार का आरोप है, जिसमें परसमेश का आरोप है कि उनका कहना है कि लेखपाल ने उनसे 3 लाख रुपए की डिमांड की थी, जिसके बाद से वो जमीन की पैमाइश करने को कहा था। तो वहीं पीड़ित ने। तो अगली खबर अंबाला से है, जहां प्रदर्शन कर रहे किसानों और प्रशासन के बीच में भारी संघर्ष देखने को मिला। पूरी खबर पर जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी बीएस गुलियानी। किसानों ने आज शंभू बॉर्डर से तीसरी बार दिल्ली कूच करने की कोशिश की, लेकिन आज भी पुलिस द्वारा उन्हें बैरिकेडिंग कर रोक लिया गया और उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इतना ही नहीं, किसानों पर आज केमिकल युक्त पानी की बौछारें भी बरसाई गई, जिसके बाद करीब 15 किसान गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती करवाए गए। किसानों का आरोप है कि आज पुलिस ने सीधे गोलियां मारी और एक युवक के माथे पर गोली भी लगी।
लेकिन दूसरी तरफ एसपी अंबाला का कहना है कि उन्होंने ना तो सीधी गोली मारी है और ना ही केमिकल युक्त जो पानी है उसका इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं, एसपी ने स्पष्ट किया कि आज जो है किसानों से वार्तालाप भी हुई है और उन्हें कहा गया है कि वो परमिशन लेकर दिल्ली जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ किसानों में इस बात को लेकर रोष है कि पुलिस उनके साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार कर रही है, जिसके चलते आज फिर एक बार किसान नेताओं ने दिल्ली कूच का जो फैसला लिया था उसे स्थगित कर दिया गया है। बीएस गुलियानी, इंडिया वॉइस, अंबाला। तो खबर लखनऊ से है, जहां 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा दाव खेलने की तैयारी की है। क्या कुछ है पूरी तैयारी और बड़ा दाव क्या है, बता रहे हमारे सहयोगी आसिफ। 27 के रण में सपा और बसपा को झटका देने के लिए बीजेपी ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। दलित का 21% वोट बैंक पर कब्जा करने के लिए बीजेपी इस बार यूपी का प्रदेश अध्यक्ष दलित को बना सकती है। बीजेपी का यह प्लान है कि दलित प्रदेश अध्यक्ष देकर जो दलितों का वोट छिटकाव दूसरे दलों को की तरफ जाता है वह उनकी तरफ आ जाएगा और कहीं न कहीं इसका असर 27 के रण में देखने को मिलेगा। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने पीडीए फार्मूला अपनाते हुए 37 सीटों पर कब्जा किया था और लगातार सफलता के बाद समाजवादी पार्टी का जोश भी हाई देखने को मिला। लेकिन बीजेपी ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे 27 के रण में सपा और कांग्रेस दोनों को झटका लग सकता है। बीजेपी दलित समाज के नेता को इस बार प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी में है। सूत्रों का यह दावा है कि बीजेपी दलित समाज से प्रदेश अध्यक्ष बनाकर यूपी में 21% दलित वोट बैंक पर कब्जा कर लेगी, जिससे कहीं न कहीं 27 के रण में बीजेपी का आसानी से कब्जा हो जाएगा। फिलहाल बीजेपी का यह प्लान कितना कारगर रहता है यह समय ही बताएगा। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो हमीरपुर जेल में बंद कमलेश यादव के बेटों पर हमले का आरोप लगा है और हमले के दौरान सिपाही और ज्वेलर को भी चोट आई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शेख गुल मोहम्मद। झांसी जिला कारागार में तैनात जेलर के ऊपर अज्ञात लोगों द्वारा हमला कर दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उपचार के दौरान उनका हाथ फ्रैक्चर बताया गया है। वहीं जब इस बारे में जानकारी ली गई तो एसपी सिटी ज्ञानेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जेलर अपनी ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जा रहे थे। जेल से निकलकर वे ऑटो से इलाहाबाद बैंक चौराहे होते हुए स्टेशन जा रहे थे। उसी दौरान इलाहाबाद बैंक चौराहे के पास अज्ञात लोगों ने उन्हें रोक लिया और उनकी लाठी डंडों से मारपीट कर दी है। वहीं उन्होंने जानकारी देते बताया कि इसके पीछे कमलेश यादव के पुत्रों का नाम आ रहा है, जो कि एक कुख्यात अपराधी है। उसके ऊपर 32 मुकदमे दर्ज है और हाल ही में उसे हमीरपुर जेल में शिफ्ट किया गया है। फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है और उनके ऊपर जल्द ही सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए शेख मोहम्मद। तो दुर्ग में अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को लेकर बड़ा सर्च ऑपरेशन किया गया और क्या कुछ सर्च ऑपरेशन में मिला, बता रहे हमारे सहयोगी श्रीकांत दास। जिले में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को लेकर के बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। आपको बताते चले कि गृह मंत्री विजय शर्मा के द्वारा घोषणा करने के बाद से ही छत्तीसगढ़ में हर जिलों में लगातार अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों की धरपकड़ शुरू हो चुकी है। दुर्ग जिले में भी कल सुबह अचानक से एडिशनल एसपी के नेतृत्व में लगभग 15 टीआई के साथ में दर्जनों पुलिस अधिकारी दुर्ग जिले के ट्रांसपोर्ट नगर हथखोज में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां पर लगभग 200 घरों में सर्च किया गया। आपको पता चले कि लगभग 21 लोग वहां पे संदिग्ध रूप से पाए गए। पुलिस के द्वारा वहां पे तमाम तरीके के उनसे द्वारा दस्तावेज खंगाले गए और उनसे पूछताछ की गई कि आप इससे पहले कहाँ रहते थे। आपको पता चले कि लगभग 5 साल में हथखोज में ही लगभग 200 मकान नए बन गए, जहां पर अधिकतम रहवासी
अल्पसंख्यक है, जिसे लेकर के पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और 21 लोगों को अपने हिरासत में ली हुई है। आपको बताया चले कि ऐसे भी वहां पे लोग पूछताछ में सामने आए जहां पर कई लोगों के नाम नगर निगम के वोटर लिस्ट में है और उनके आधार कार्ड भी बन चुके हैं। अब पुलिस का जांच का दायरा अब बढ़ाते हुए उन लोगों से भी पूछताछ करेगी जिनके द्वारा उनका वोटर लिस्ट और आधार कार्ड बनाए गए हैं। मैं श्रीकांत दास, इंडिया वॉइस के लिए दुर्ग, भिलाई। तो खबर गाजियाबाद से है, जहां 16 साल पहले यूसुफ नाम का ट्यूशन टीचर केदारनाथ की नाबालिग लड़की को भगाने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। क्या कुछ हुआ है खुलासा, बता रहे हमारे सहयोगी प्रथम चौधरी। गाजियाबाद में 16 साल बाद नाबालिग को भगाने वाला यूसुफ गिरफ्तार। आपको बता दें, गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने 16 साल पहले नाबालिग लड़की को भगाने वाला यूसुफ को हरियाणा के नूह से गिरफ्तार कर लिया है। मामला साल 2008 का है। साल 2008 में ट्यूशन टीचर यूसुफ ने मसूरी थाना क्षेत्र में केदारनाथ की बेटी को बहला फुसलाकर फरार हो गया। आपको बता दें, लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस ने यूसुफ के 5 परिवार सदस्यों को गिरफ्तार भी किया और जेल भेजा। इसके बाद पुलिस लगातार यूसुफ को ढूंढ रही थी, उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिलहाल यूसुफ हरियाणा के नूह में मजदूरी कर रहा था। एडीसीपी क्राइम ब्रांच सचिन ने बताया है कि हरियाणा के नूह से यूसुफ को गिरफ्तार किया है। ये वहां पर मजदूरी कर रहा था। और इसी के साथ एडीसीपी ने बताया है कि मामला बहुत ही गंभीर है और ये नाबालिग से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पुलिस को इस मामले की प्राथमिकता में रखना था। गाजियाबाद से प्रथम चौधरी की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। तो अगली खबर वाराणसी से है, जहां डीआईजी रेल राहुल राज ने आगामी महाकुंभ को लेकर वाराणसी कैंट जंक्शन का निरीक्षण किया। क्या कुछ आदेश दिया गया निरीक्षण के दौरान, बता रहे हमारे सहयोगी धर्मेंद्र। आगामी महाकुंभ के मद्देनजर रेलवे में काफी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आज वाराणसी डीआईजी राहुल राज पहुंचे। राहुल राज ने वाराणसी पहुंच के वाराणसी जंक्शन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राहुल राज ने बताया कि आगामी महाकुंभ के मद्देनजर वाराणसी जंक्शन पे काफी भीड़ होगी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग द्वार बनाए जाएंगे। अलग द्वारों पे यात्रियों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से जांच किए जाएंगे। जांच करने के अलावा वहां पे मौजूद भीड़ को रोकने के लिए एक फ्री जोन बनाया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में यात्री वहां पे मौजूद रहेंगे। उनके रख रखाव के साथ ही तमाम सुख सुविधाओं, उनकी सुविधाओं को भी ध्यान रखा गया है। कहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से बताया कि 2 पीएससी बटालियन वाराणसी के लिए अलर्ट कर दी गई है और भी सुरक्षा कर्मियों को मौजूद किया गया रखा जाएगा। आपात स्थिति से पहुंचने के लिए, निपटने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को मुस्तैद किया जाएगा। तमाम सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होंगे। तमाम जो है सुख सुविधाओं को देखते हुए सुरक्षा की व्यवस्था पूरी चाक चौबंद की जाएगी। रेलवे पूरी तरह तैयार है महाकुंभ को देखते हुए। गाड़ियों में सघन चेकिंग अभियान चलाए जाएंगे। किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो खबर प्रयागराज से है, जहां विश्व के सबसे बड़े मेले कुंभ मेले को लेकर आज से जूना अखाड़े की पेशवाई के साथ शुरू किया गया। और क्या कुछ है पूरी खबर, विस्तार पूर्वक जानकारी देना हमारे सहयोगी शोएब रिजवी। 2025 कुंभ को लेकर के जूना अखाड़े की पेशवाई आज अपने छावनी में प्रवेश कर गई है। दरअसल ये परंपरा रही है कि पहले ये अखाड़े के साधु संत सन्यासी नगर प्रवेश करते हैं और उसके बाद जब उनकी छावनियां कुंभ क्षेत्र में बन जाती हैं तो वो अपनी छावनियों में बाकायदा पेशवाई के जरिए प्रवेश करते हैं। और उसी पेशवाई में आज बड़ी संख्या में साधु सन्यासी शामिल हुए। खासतौर से जूना अखाड़ा जो इस देश का सबसे बड़ा अखाड़ा है, सबसे ज़्यादा साधु संत इसमें है। खासतौर से इसमें नागा साधुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, वो आज सड़कों पर नजर आए। और इस दृश्य को देखने के लिए तमाम श्रद्धालु उन मार्गों पर दिखे जिन मार्गों से ये पेशवाई निकल रही थी। इस पेशवाई में जहां अखाड़े से जुड़े साधु संत थे, वहां महामंडलेश्वरों की भी एक बड़ी एक तरह से कह सकते टीम थी जो साधुओं संतों के साथ चल रही थी। तो ये कहा जा सकता है। तो खबर गाजियाबाद से है, जहां लोनी विधायक की शिकायत के बाद पुलिस ने संदिग्ध लोगों की पहचान कर दस्तावेजों की जांच की है। क्या कुछ है पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी प्रथम चौधरी। शुक्रवार को लोनी विधायक ने झुग्गियों में जाकर चेकिंग का अभियान चलाया। आपको बता दें, विधायक ने दावा किया है कि इन झुग्गियों में बड़ी बड़ी संख्याओं में बांग्लादेशी आकर बसे हुए हैं। आपको बता दें, इसके बाद शनिवार को यानी कि आज पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है और झुग्गियों में रहने वाले संदिग्ध लोगों की दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद के एसपी सलोनी अग्रवाल ने बताया है कि पुलिस जिले में कई हिस्सों में चेकिंग अभियान चला रही है। मिक्स आबादी वाले इलाकों में विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। वह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके पास वैध दस्तावेज हैं या नहीं। साथ ही साथ यह भी देखा जा रहा है कि वो लोग किस तरह के काम कर रहे हैं। गाजियाबाद से प्रथम चौधरी की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस गाजियाबाद।
तो अगली खबर जौनपुर से है, जहां अतुल सुभाष सुसाइड केस में मृतक के दोस्तों ने बड़ा खुलासा किया है। क्या कुछ हुआ है खुलासा, बता रहे हमारे सहयोगी विवेक कुमार। बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस मामले में बेंगलुरु की पुलिस लगातार तीसरे दिन जौनपुर में जांच पड़ताल करती रही। आपको बता दें कि आज दूसरी बार जिला कोर्ट में बेंगलुरु पुलिस पहुंची और तमाम दस्तावेज को खंगाला। वहीं सीजीएम कोर्ट के बाद फैमिली कोर्ट में भी दस्तावेज खंगालने के लिए बेंगलुरु की पुलिस पहुंची है। बताया जाता है कि बेंगलुरु पुलिस लगातार नितिका सिंघानिया और उसके परिवार वालों की सुराग में लगी हुई है। और आपको बता दें कि मृतक अतुल सुभाष के भाई के तहरीर के आधार पर बेंगलुरु में नितिका सिंघानिया, उसकी मां और भाई और उसके बड़े पिताजी सुशील सिंघानिया के खिलाफ जौनपुर के रहने वाले हैं सभी लोग हैं और इनके खिलाफ मामला दर्ज है। और इन्हीं की गिरफ्तारी के लिए बेंगलुरु पुलिस जौनपुर में पहुंच और इनकी सुराग में लगी हुई है। तो खबर बलौदा बाजार से है, जहां कमिश्नर महादेव कांवरे ने धान खरीद केंद्र का निरीक्षण किया। क्या कुछ मिली खामी इस दौरान, बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सबसे महत्वाकांक्षी योजना कृषक समृद्धि धान खरीदी योजना सरकार के द्वारा आज चलाई की जा रही। 14 नवंबर से 31 जनवरी तक यह धान सरकार के द्वारा किसानों ले आएगा। प्रति एकड़ 21 क्विंटल और 31 रुपए भाव से धान खरीदी की जा रही है। सरकार के द्वारा किसी भी किसान को कोई भी तकलीफ ना हो उसके लिए बाकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है। आज कमिश्नर महादेव कांवरे ने बलौदाबाजार जिले के कई सोसाइटियों का दौरा किया और उन्होंने देखा कि धान की खरीदी का संचालन किस प्रकार से किया जा रहा है और उन्होंने हर किसान से पूछा कि धान का आपका सही जगह तौल हो रहा है कि नहीं और सही हो रहा है कि नहीं। और तो अगली खबर हाथरस से है, जहां 108 एम्बुलेंस पर तैनात एक महिला कर्मचारी से मारपीट की गई। लेकिन क्यों, क्या कुछ है पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी पुरोहित। इसमें एक महिला के साथ दूसरी महिला के द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। जी दरअसल पूरा मामला हाथरस कोतवाली गेट के जिला अस्पताल परिसर का है, जहां 108 एम्बुलेंस में तैनात एक महिला कर्मचारी के साथ वहीं स्वास्थ्य विभाग में तैनात एक महिला के द्वारा मारपीट की गई। मारपीट के बाद में घायल महिला के द्वारा अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा काटा गया। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। आगे क्या जांच पड़ताल रहती है यह कार्रवाई के बाद में पता चलेगा। गौरव पुरोहित, इंडिया वॉइस, हाथरस। तो रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।